हेलो फ्रेंड्स, इट्स दादा एक्सप्लेनर। तो मैं लेकर आ चुका हूं एक न्यू मनवा। तो तुम लोगों के पास ईयरफोन है तो लगा लो। अब बिना देरी के चलते हैं मनवा के अंदर, एक ऐसी रियलिटी में जो समझने से इनकार करती है और अक्सर डिनाइल को जन्म देती है। वहाँ डीमन किंग अपनी आंखों के सामने खड़ी ट्रूथ को इग्नोर करने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाया। वह शॉक में खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि उसकी काली फ्लेम्स जिन पर वह सदियों से घमंड करता आया था, आखिर हीरोज़ को एक खरोंच तक क्यों ना पहुंचा सकीं। उसे कड़वी हैरानी थी कि हीरो की ब्लेड उसकी कठोर स्केल्स को चीरकर उसके दिल की गहराई तक कैसे पहुंच गई। डीमन किंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वह खुद को हमेशा सुपीरियर मानता था। वही जो डीमन किंग एकेडमी में सबसे ऊपर रैंक लेकर दाखिल हुआ था और एक एग्जेम्पलरी स्टूडेंट के रूप में ग्रेजुएट हुआ था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी डीमन किंग स्टैंडर्ड, वह महान थियोरी जिसे पहले एम्परर ने बनाया था, उसी को पढ़ने और फॉलो करने में लगा दी थी। स्टैंडर्ड के हर रूल को उसने बारीकी से अपनाया था। उसे सिखाया गया था कि टावर बनाना चाहिए, प्रिंसेसेस को किडनैप करना चाहिए और उन हीरोज़ को नर्चर करना चाहिए जो उन्हें बचाने आए। स्टैंडर्ड के अनुसार हीरोज़ का एंगर और सौरो ही डीमन किंग का असली भोजन था और उन्हें जल्दी मार देना एक बेकार की हरकत। स्टैंडर्ड कहता था कि हीरोज़ को फैटन करो फिर कंज्यूम करो। स्ट्रॉन्ग हीरो स्ट्रॉन्गर फीस्ट, यही उसकी फ़िलॉसफी बन गई थी और वह इस रास्ते पर एब्सोल्यूट डिवोशन के साथ चलता रहा। उसने विश्वास किया कि वर्ल्ड डोमिनेशन अब बस थोड़ा दूर है। उसने अनगिनत प्राणियों के सौरों और एंगर को अब्जॉर्ब करके खुद को ऐसी शक्ति वाला डीमन किंग बना लिया जो किसी से कम नहीं था। लेकिन अब वह मिट्टी पर गिरा हुआ था, खून से लथपथ। वह चिल्ला रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि उसका एंड इतना ह्यूमिलिएटिंग क्यों हुआ। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन और शॉक था। यह हार उसके लॉजिक और उसके स्टैंडर्ड दोनों को नकार रही थी। हीरो ने उसे घृणा भरी नज़र से देखा और कहा कि वह और बाकी डीमंस सब एक जैसे ट्रैश हैं। उसने ताना मारते हुए कहा कि डीमंस खुद ही ये पूरा सेटअप बनाते हैं और फिर हमेशा शॉक्ड होने का नाटक करते हैं। हीरो की बात डीमन किंग को और भी परेशान कर गई। जब डीमन किंग ने उसका विरोध किया तो हीरो ने सच्चाई का सबसे कच्चा टुकड़ा उसके सामने फेंक दिया। यह कि प्रिंसेस को किडनैप करना कोई महान योजना नहीं, बल्कि दुनिया को सिग्नल है कि डीमन किंग ने अपना एक्टिविटी साइकिल शुरू कर दिया है और अब हीरोज़ आएंगे उसे रोकने के लिए। यह सब एक जाना पहचाना सिस्टम था। हीरो ने उसकी स्टूपिडिटी पर हंसते हुए कहा कि किंग को मारना तो और भी बेवकूफ़ी होती। अगर किंग मर जाता तो राज्य में थ्रोन के लिए सिविल वॉर शुरू हो जाती और गुस्सा डीमन किंग की तरफ ना आकर इंसानों के अंदर ही लड़ाई में खर्च हो जाता। ऐसे में डीमन किंग इवॉल्व नहीं कर पाता, जो कि उसके सीक्रेट स्टैंडर्ड के बिल्कुल खिलाफ है। हीरो ने आगे मॉक करते हुए कहा कि अगर हीरोज़ टावर तक न जाएं तो डीमंस खुद मॉन्स्टर्स विलेजेस में भेजते हैं ताकि हीरोज़ अच्छा ट्रेनिंग ले सकें। टावर तो और भी परफेक्ट है। पहला फ्लोर तो हमेशा वीक मॉन्स्टर्स से भरा रहता है, लेवलिंग अप के लिए आइडियल जोन जैसा। डीमन किंग को पछतावा हुआ कि उसने कितने हीरोज़ को आधे रास्ते में नहीं मारा, सिर्फ इसलिए कि स्टैंडर्ड ने उसे पेशेंस सिखाया था। हीरो ने उसकी बॉडी से सोर्ड निकाली और डीमन किंग दर्द से चीख उठा। हीरो ने कोल्ड टोन में कहा, जब टावर बोरिंग हो जाता है हम डीमन किंग को मार देते हैं, फिर एक नया आता है, एक नया टावर बनता है। ये पूरा प्लेस सिर्फ हमारा हंटिंग ग्राउंड है, हीरोज़ के लिए बनाया गया ट्रेनिंग मैप। बाकी हीरोज़ हंसने लगे, उसे मॉक करते हुए बोले कि वह न सिर्फ डीमन किंग है बल्कि उनका गॉड फादर भी, जिसने उन्हें पाल पोस कर स्ट्रॉन्ग बनाया। वह उसके लूट को देखकर खुश थे और उसका टावर उन्हें बेस्ट लेवलिंग स्पॉट लगता था। डीमन किंग गॉड फादर शब्द को डिसबिलीफ में दोहराता रह गया। उसकी महान टावर उनके लिए सिर्फ पॉइंट्स कलेक्ट करने की जगह। हीरो ने स्वीकार किया कि डीमन किंग टफ था और कई हीरोज़ उसकी वजह से मारे भी गए, पर उसने उन्हें भी एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस कहकर हंसी में उड़ा दिया, क्योंकि उनके मरने से केवल उसकी फेम बढ़ी। जब हीरो उसे ख़त्म करने को तैयार हुआ, डीमन किंग के अंदर इंसल्ट और रेज भड़क उठा। उसने सोचा, अगर यही एंड है तो डीमन किंग स्टैंडर्ड का क्या मतलब? क्या उसकी सारी डिवोशन बेकार थी? उसने चीखते हुए खुद को फिर से द डीमन किंग घोषित किया और उसके आसपास इमेंस एनर्जी इकट्ठी होने लगी। वह खुद को फिर से उठाने ही वाला था कि तभी हीरो ने एक वार में उसका सिर काट दिया। अपने आखिरी पलों में उसने बाकी हीरोज़ को हंसते मजाक करते देखा और उनकी ओर घूर कर कसम खाई कि वह बदला ज़रूर लेगा। उसकी नज़रों ने उन्हें चेतावनी दी कि इंसल्ट की कीमत वे ज़रूर चुकाएंगे, लेकिन हीरो उसके बिल्कुल पास खड़ा था, अपने साथियों को चेतावनी देता हुआ कि हेड को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि उसकी लालसा सिर्फ उन हॉर्न्स को हथियाने की थी। तभी हीरो को अचानक उस शरीर से अजीब सी स्पार्क्स निकलती दिखाई दी जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था।
उसी पल डीमन किंग ने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ की आखिरी बूंद भी कुर्बान कर देगा। हीरो को बहुत देर से एहसास हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है। उसने चीखते हुए अपने साथियों को आदेश दिया कि वे तुरंत वहां से भाग जाएं। अगले ही क्षण डीमन किंग के शरीर से भयंकर ऊर्जा फूटी। एक विशाल बूम हुआ और सब कुछ एक बड़े विस्फोट और नायकों की दहशत भरी चीखों में समा गया। अपने अंतिम क्षणों में डीमन किंग को कड़वाहट से समझ आया कि वह जिस स्टैंडर्ड को पवित्र मानता रहा वह पूरी तरह गलत था और वही नियम हीरोज़ के लिए मजाक का साधन बन गए थे। उसने मन ही मन इच्छा की कि काश उसे एक और मौका मिलता ताकि वह उस स्टैंडर्ड को अनदेखा कर दे, बल्कि बदले में उसे गॉबलिन्स को खिला दे। अंधेरे की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज़ गूंजी, पियर्स दास, और उसी आवाज़ ने उसे झकझोर कर जागने पर मजबूर कर दिया। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगा, ये समझने की कोशिश करता हुआ कि क्या हो रहा है और क्या वह वास्तव में अभी भी जिंदा है। फिर आवाज़ें उठने लगीं। उसे जल्दी से पोडियम की ओर बढ़ने के लिए कहा जा रहा था और तभी उसे एहसास हुआ कि पुकारा गया नाम वास्तव में उसी का था। पियर्स द सदमे में था तभी उसके पास खड़ा एक व्यक्ति उसे ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अकादमी के प्रिंसिपल ने उसे डांटा कि वह अपने ग्रेजुएशन डे पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, जबकि वह तो उनका जीनियस स्टूडेंट था। और फिर उसकी नज़र उस रेड बैच पर पड़ी, वही प्रतीक जो डीमन किंग एकेडमी की पूर्णता दिखाता है। उस पल उसे समझ आया कि वह समय में 15 साल पीछे लौट आया है, ठीक अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन। जब सभी विद्यार्थियों को स्टेज पर बुलाया जा रहा था, उसने महसूस किया कि कारण चाहे जो भी हो, यह उसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। एक प्रोफेसर ने उसे याद दिलाया कि बतौर टॉप स्टूडेंट उसे नए डीमन किंग्स की ओर से ओथ लेना है। उसके सामने चमकते हुए लॉज खड़े थे, वही डीमन किंग स्टैंडर्ड जिसका पालन अनिवार्य था। अपने डोमेन में एक टावर बनाना, किसी प्रिंस या प्रिंसेस का अपहरण करना, अराजकता फैलाकर मास्टरमाइंड की भूमिका निभाना, हीरोज़ को पालना ताकि उनसे एनर्जी प्राप्त की जा सके, और निचले फ्लोर्स में कमज़ोर मॉन्स्टर्स भरना ताकि चुनौती धीरे धीरे बढ़े। वह उन नियमों को घृणा से देख रहा था, वे नियम जिन्हें उसने जीवन भर याद किया था, जिनका पालन करने के लिए वह पागलों की तरह समर्पित रहा। अब उसकी नज़रों में वही नियम कचरे से अधिक कुछ नहीं थे, वही कचरा जिसने उसकी बर्बादी की नींव रखी थी और उसे हीरोज़ की कठपुतली बना दिया था। समारोह के बीच खड़े होते हुए उसने स्वयं से पूछा, आखिर वह क्यों उन नियमों की कसम खाए जिनका अंत विनाश ही है। उसकी चुप्पी ज़्यादा देर नहीं चली। जब अधिकारी ने उसे आगे बढ़कर वह ग्रेट स्टैंडर्ड दोहराने को कहा तो पियर्स के मुंह से निकला एक छोटा, कठोर लेकिन सदमे से भरा उत्तर, मैं इनकार करता हूँ। पूरा हॉल अविश्वास से भर गया। सहपाठी एक दूसरे को देखते रहे, समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। लेकिन वह रुका नहीं। वह चिल्लाया कि वह ऐसी हास्यास्पद ओथ नहीं ले सकता। उसने कहा कि इन स्टैंडर्ड्स का पालन करना किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली सबसे मूर्खतापूर्ण और पतनशील हरकत है। उसने सबके सामने घोषणा कर दी कि ये सारे लॉ सिर्फ कूड़ा हैं। अब तक सभा में स्तब्धता छाई थी, लेकिन इस घोषणा ने भय और गुस्से की ज्वाला भड़का दी। सब उसकी इस अकल्पनीय ढिठाई को देखकर दहशत में पड़ गए। उसने मेज पर हाथ पटका और गुस्से में गरजा कि उसे वहीं पर एग्जीक्यूशन दिया जा सकता है, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। उसने कहा कि पियर्स के उत्कृष्ट रिकॉर्ड और भारी प्रतिभा को देखते हुए उसे एक आखिरी मौका दिया जाएगा। या तो वह अपनी बात वापस ले और पूरे डीमन वर्ल्ड से माफ़ी मांगे, या फिर उसे एन रीजन भेजा जाएगा। हॉल में बेचैन फुसफुसाहट गूंज उठी। एन, वह स्थान जिसे डीमन किंग्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां वे दर्जनों की संख्या में मरते आए हैं। लोग चिल्लाने लगे कि ऐसे अपराधी को एक और मौका क्यों दिया जा रहा है, सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं है। आर्च ड्यूक ने सख्त स्वर में चेतावनी दी कि एन सबसे भयानक क्षेत्र है जहां अनगिनत डीमन किंग्स अपनी जान गंवा चुके हैं। पियर्स ने उसे कोल्डली और डिफाइंटली बीच में रोका, ये डिमांड करते हुए कि उसे तुरंत वहां भेज दिया जाए। उसने ओपनली अपनी डिटर्मिनेशन घोषित की कि वह वहां जाकर प्रूव करेगा कि डीमन किंग स्टैंडर्ड्स जिनको वे सैंक्टिफाई करते हैं वो सिर्फ मीनिंगलेस नॉनसेंस हैं। यह सुनकर आर्च ड्यूक पूरी तरह एस्टॉनिश्ड रह गया और उसकी पेशेंस टूट गई। उसने गुस्से में चीखते हुए पियर्स को होपलेस कहा और तुरंत ऑर्डर जारी किया कि उसे एरन नामक डिप्लॉयमेंट जोन में भेज दिया जाए। उसने फैसला किया कि पियर्स को डीमन किंग की यूजुअल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी और न ही कोई डीमन उसके साथ भेजा जाएगा। गेट खुला और उसे अंदर स्वॉलो कर गया, साथ में एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर की कॉन्क्वेस्ट पूरा होने तक वह डीमन वर्ल्ड वापस नहीं आ सकता। पोर्टल में गिरते हुए उसने अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली, समझते हुए कि यह सारी केओस वही था जो उसने खुद क्रिएट किया था। उसे याद आया कि एरिन वही जगह है जहां वे हीरोज़ रहते हैं जिन्होंने उसकी प्रीवियस लाइफ में उसे किल किया था। उसने यह भी याद किया कि पहली लाइफ में भी उसने एरोगेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट होने के ईगो के कारण खुद ही एरिन चुना था, लेकिन उसकी यही एरोगेंस उसकी डेथ का कारण बनी क्योंकि वहाँ के काउंटलेस हीरोज़ ने उसकी स्टैंडर्ड्स बेस्ड मूर्खता का फ़ायदा उठाया। अंत में वह सेफली लैंड हुआ और अपनी विंग्स फैलाते हुए नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की ईरेस्ट माउंटेन्स की स्नो में खड़ा हो गया। वह अपनी न्यू जर्नी शुरू करने के लिए पूरी तरह रेडी था।
इस बार पियर्स ने रिजॉल्व किया कि वह पिछले मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेगा, बल्कि वह खुद हीरोज़ के स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लॉइट करेगा उनके विक्टिम बनने के बजाय। इवेंट्स रिवाइंड होकर ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू होने से पहले का समय दिखाते हैं। गॉर्डन डेरेक एक्सट्रीम केयर से तैयार हो रहा था क्योंकि वह डीमन एकेडमी का फर्स्ट और बेस्ट ग्रेजुएट था। एकेडमी के नियमों के अनुसार टॉप डीमन को टॉप डीमन किंग की सेवा में लगाया जाता है। इस प्रिविलेज से दूसरे ग्रेजुएट्स में जेलसी और एनवी पैदा हुई जो सेकंड और थर्ड आए थे। वे विश कर रहे थे कि काश उन्होंने और एफर्ट किया होता ताकि लॉर्ड पियर्स की सर्विस करने का ऑनर मिल पाता। गॉर्डन के लिए सभी डीमन किंग्स ग्रेट थे, लेकिन पियर्स उसके लिए अनमैच्ड ग्रेटनेस वाला था। वह उसे एक मिलेनियम में पैदा होने वाला मिरेकल समझता था जो डेमोनिक ड्रैगन्स का डिसेंडेंट था। वह सोचता था कि उसके साथ ग्रेजुएट होना भी एक ह्यूज ब्लेसिंग है और कल्पना करता था कि वे मिलकर किसी भी डायमेंशन को कॉन्कर कर सकते हैं। उसके माइंड में एक जाइंट स्टैचू की इमेज थी जिसमें पियर्स एक महान किंग और वह उसका लॉयल असिस्टेंट दिखाया गया हो। लेकिन ये ड्रीमी थॉट्स तब टूट गए जब उसे वह सीन याद आया जहां पियर्स ने सभी के सामने स्टैंडर्ड्स को गार्बेज कहा था। गॉर्डन दंग रह गया। उसका आइडल सेक्रेड स्टैंडर्ड्स को इंसल्ट कैसे कर सकता है? उसकी पूरी मेंटल इमेज टूट गई। सीन बदलकर ईयरगस्ट माउंटेन्स की डीप रीजन में आता है जहां गॉर्डन भारी बैग्स लेकर स्नो में पहुंचता है। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन और डिस्पेयर साफ दिख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हुआ। पियर्स ये देखकर सरप्राइज्ड हुआ क्योंकि उसे बताया गया था कि कोई डीमन उसके साथ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी गॉर्डन भेजा गया था। ध्यान से देखने पर उसने उसे पहचाना और उसे वार्मली वेलकम किया। गॉर्डन ने रोते चिल्लाते पूछा कि उसने इतनी रेकलेस हरकत क्यों की, लेकिन पियर्स ने अनजान बनने की एक्टिंग की। गॉर्डन ने गुस्से में उसे याद दिलाया कि उसने सबके सामने स्टैंडर्ड्स को इंसल्ट किया और उनका एग्जाइल एरन रीजन में हो गया। वह चिल्लाकर बोला कि अब वह उसके कारण मर जाएगा, लेकिन पियर्स ने उसे काम करते हुए मजाक किया कि ऐसे रोने से वह अपने बाल ही नोच लेगा। गॉर्डन ने स्क्रीम करते हुए कहा कि हेयर उसका प्रॉब्लम नहीं है। पियर्स ने उसे देखकर कंपेयर किया कि टाइम ट्रैवल से पहले वाला गॉर्डन कितना कॉन्फिडेंट और काल्म हुआ करता था। वह याद करने लगा कि पहले गॉर्डन उसे इनकरेज करता था और कहता था कि एरन जैसी डेंजरस जगह में मिशन होना उसे और भी एक्साइटेड करता है। लेकिन पियर्स ने फैसला किया कि वह टाइम ट्रैवल की ट्रूथ नहीं बताएगा ताकि गॉर्डन उसे क्रेजी न समझे। थोड़ा शांत होने के बाद गॉर्डन ने ब्रेकडाउन के लिए माफ़ी मांगी और ड्यूटी निभाने का फैसला किया। जैसे ही वह नॉर्मल हुआ, उसने फिर स्टैंडर्ड्स का जिक्र किया कि फर्स्ट रूल के अनुसार उन्हें एक टावर बनाना होता है, लेकिन उसने यह भी जोर दिया कि वह टावर छुपा हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि बर्फ से ढके हार्श एनवायरनमेंट में खड़े होकर। गॉर्डन ने कहा कि टावर को या तो बी हिडन रखना चाहिए या किसी एक्सट्रीमली डेंजरस जगह पर बनाना चाहिए जहां हीरोज़ शायद ही पहुंच सकें, लेकिन उनका करंट लोकेशन टावरिंग माउंटेन्स और पावरफुल मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ था, जिससे ह्यूमंस का वहां पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन पियर्स ने उसका प्रपोजल फर्मली रिजेक्ट कर दिया और कहा कि टावर यहीं बनेगा, चाहे ये डिसीजन कितना भी रिस्की क्यों ना हो। उसने अपनी कोट से टावर सीड निकाला और उसे फ्रोजन ग्राउंड पर प्लांट कर दिया, एक्सप्लेनिंग कि इसके ग्रो होने के लिए डीमन किंग्स ब्लड की ज़रूरत होती है। यह सुनकर गॉर्डन फिर पैनिक मोड में चला गया, अक्यूजिंग हिम कि वह डीमन किंग स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रहा है और अपने क्लैन की प्राइड को भी गिरा रहा है। लेकिन पियर्स ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया कि उसने कभी इन सो कॉल्ड लॉज का पालन करने की कसम नहीं खाई। अंदर से वह समझ रहा था कि गॉर्डन का डिस्गस्ट नेचुरल है, क्योंकि एक डीमन के लिए उन डॉक्ट्रिन्स को डिनाई करना मुश्किल होता है जो उनके बोन्स में तक लिखे होते हैं। पियर्स सोच रहा था कि जब तक कोई डीमन डेथ या कोई एक्सट्रीम लाइफ चेंजिंग प्रोसेस न झेले, वह स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वे उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुके होते हैं। उसने अपना हाथ शार्पली कट किया, ब्लड को सीड पर गिरने दिया और गॉर्डन से कहा कि ध्यान से सुनो, डीमन किंग स्टैंडर्ड्स सिर्फ गार्बेज हैं, खासकर इस रीजन एरन में। पियर्स का ब्लड जैसे ही सीड से टच हुआ, वह इंस्टेंटली एक्टिवेट होकर रेड बीम छोड़ने लगा और एक बड़ा मैजिक सर्कल ग्राउंड पर अपीयर हो गया। टावर ने अपना आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू करते हुए अपना यूज़र अनाउंस किया, पियर्स डास ऑफ द ब्लैक फ्लेम डीमोनिक ड्रैगन क्लैन, और धीरे धीरे वास्तव में प्रकट होने लगा। पियर्स ने गॉर्डन को बताया कि असली रीज़न एरन रीजन का ओवरक्राउडेड होना है, जहां काउंटलेस हीरोज़ आते हैं और टावर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ह्यूमन सब समझ चुके हैं कि टावर्स कैसे वर्क करते हैं और उन्होंने डीमन किंग स्टैंडर्ड्स को ही एक वेपन की तरह डीमंस के खिलाफ यूज़ किया है। टावर का पूरा समनिंग कंप्लीट हुआ और बर्फ़ के बीच एक विशाल स्ट्रक्चर उनके सामने खड़ा था। पियर्स ने गॉर्डन को भीतर आने का कहा, लेकिन पहली फ्लोर पूरी तरह एम्प्टी थी। न कोई मॉन्स्टर, न कोई ट्रैप्स, न कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, जैसे यह टावर किसी ऐसे डीमन किंग के लिए बना हो जिसके पास कोई प्रिविलेजेस न बचे हों। 5वीं फ्लोर पर किंग्स रूम भी पूरी तरह खाली था। गॉर्डन ने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली कि टावर अब बन चुका है, लेकिन वह इंसिस्ट करता रहा कि कम से कम सेकंड रूल फॉलो करना ज़रूरी है, किसी प्रिंस या प्रिंसेस का किडनैपिंग करना।
जिससे थ्रोन के दुख और गुस्से से डिमोनिक एनर्जी एक्सेलरेट होकर तेजी से बढ़े। उसने मैप निकालकर बताया कि कोरोसन किंगडम सबसे करीब है और वहाँ की प्रिंसेस को किडनैप करना सबसे परफेक्ट प्लान होगा। लेकिन पियर्स ने उसे बीच में रोक दिया और कहा कि किडनैपिंग का आइडिया ठीक है, लेकिन उसने पहले से ही एक खास प्रिंसेस चुन ली है। गॉर्डन एक्साइटेड हुआ और हेल्प की पेशकश की, लेकिन पियर्स ने उसे आदेश दिया कि वह टावर को गार्ड करे क्योंकि किंग्स रेजिडेंस कभी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। गॉर्डन को लगा कि शायद उसके मास्टर फाइनली सेंस में लौट आए हैं और जो वियर्ड बिहेवियर वह दिखा रहा था वह सिर्फ ग्रेजुएशन स्ट्रेस था। जब गॉर्डन ने पूछा कि टारगेट कौन है, तब पियर्स ने उसे शॉक कर दिया। उसने हिल्दरिन किंगडम चुना था, जो टावर से सबसे दूर दक्षिण में था। गॉर्डन के अनुसार यह स्टैंडर्ड्स का पूरा उल्टा था। पियर्स स्काई में उड़ते हुए जेट ब्लैक ऑरा के साथ एक डिस्टेंट कासल के विंडो तक पहुंचा। उसका टारगेट हिल्दरिन की 13वीं प्रिंसेस थी, जिसका सबसे कम इन्फ्लुएंस था और दरबार में जिसकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। पियर्स ने उसके रूम में स्टॉर्म करके एंट्री की और कोल्ड वॉइस में कहा कि वह डीमन किंग है और उसे किडनैप करने आया है। प्रिंसेस ने उसे एक फेंट लाफ दी, जो सिचुएशन के हिसाब से बहुत स्ट्रेंज थी। डरने के बजाय उसने बोल्ड और डिफाइंट टोन में पूछा, क्या तुम श्योर हो मुझसे निपट सकते हो? पियर्स स्टन्ड रह गया। क्या वह सोच रही थी कि डीमन किंग्स मजाक होते हैं? उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि वह उसे आसानी से हैंडल कर सकता है क्योंकि वह डीमन किंग है। लेकिन अगले ही मोमेंट प्रिंसेस ने उसे और शॉक दे दिया। वह तुरंत सरेंडर कर गई और बोली, देन टेक मी। यहाँ राजकुमारी ने उसे सरप्राइज किया जब उसने तुरंत सरेंडर कर दिया, ये कहते हुए कि वह उसे अपने साथ ले जाने देगी, जिससे पियर्स शॉक और अमेजमेंट में पड़ गया। पियर्स को उसकी इतनी सस्पिशियस कामनेस पर शक हुआ और उसने पूछा कि वह कौन सी स्कीम प्लान कर रही है। इसके जवाब में उसने कहा कि एक राजकुमारी होने के नाते उसने हमेशा सोचा था कि यह समडे होने वाला ही है। उसने उसे वार्न किया कि वह उसे डिसीव करने की कोशिश न करे क्योंकि वह इस हालत में बिल्कुल लीनियंट नहीं होगा और उसे किसी भी तरह ट्रैप करने नहीं देगा क्योंकि वह खुद भी एक डेस्परेट सिचुएशन में है। राजकुमारी ने किसी भी कॉन्स्पिरेसी के होने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि जब उसे उसके आने का टुडे तक पता नहीं था तो वह ट्रैप कैसे लगा सकती थी। पियर्स ने मन ही मन माना कि उसकी लॉजिक सही है, लेकिन उसके भीतर उठ रही एक स्ट्रेंज अनईजीनेस ख़त्म नहीं हो रही थी। राजकुमारी ने उसकी सोच को इंटरप्ट करते हुए उसे निकलने का इनवाइट दिया। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और पियर्स ने उसे कैरी किया और ईयर गैस माउंटेन्स में अपनी टावर में उड़कर वापस आ गया। वहाँ पहुँचते ही गॉर्डन ने उसे बड़ी टेंशन और ईगरनेस के साथ स्वागत किया। पियर्स ने आदेश दिया कि राजकुमारी को प्रिजन में डालने की बजाय चौथी मंजिल के एक कॉर्नर में रखा जाए क्योंकि उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं की थी और वह उसे थोड़ी लीनियंसी देना चाहता था। गॉर्डन ने सहमति जताई और कहा कि उसके पास एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जिस पर बात करनी है। दृश्य चौथी मंजिल पर शिफ्ट हुआ जहां राजकुमारी को अकेला छोड़ दिया गया था। वह ठंडी और हार्ड फ्लोर पर बैठ गई और खुद से फुसफुसाई कि उसे सच में किडनैप कर लिया गया है। उसने कमरे को ऑब्जर्व करना शुरू किया। न तो पिलोज, न ब्लैंकेट्स, न ही कोई सर्वेंट्स और न ही वे खूबसूरत गार्डन्स जिनकी वह अपने राज्य में आदी थीं। इतनी लग्जरी डिप्रिवेशन के बावजूद उसने एक रहस्यमय स्माइल के साथ कहा कि यह स्थिति उतनी भी बैड नहीं है। उधर गॉर्डन ने अपने मालिक को टावर ऑफ मॉन्स्टर्स से आया एक इनविटेशन दिखाया। उसने बताया कि यह नए डीमन किंग के स्वागत में रखी गई पार्टी है, लेकिन पियर्स ने इस विचार का मजाक उड़ाया। इसे उसे परेशान करने और अपने पावर दिखाने का एक पैथेटिक अटेम्प्ट कहा। उसने बताया कि आमतौर पर डीमन किंग्स का प्राइड उन्हें एक साथ आने नहीं देता, लेकिन एरन की कठोर और अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस ने उन्हें अपनी प्राइड छोड़कर एकजुट होने पर मजबूर कर दिया है। पियर्स ने उस इनविटेशन को स्वीकार करने का निर्णय किया। उसने माना कि वह अब तक उन्हें इग्नोर करता आया है, सोचते हुए कि वे कमज़ोर हैं, लेकिन अब उसे उनसे कम्युनिकेट करना आवश्यक लगा। पियर्स जंगल के बीच स्थित उस ऊंचे टावर ऑफ मॉन्स्टर्स पहुंचा। वहां ड्रैक्सन, जो 70 साल से वहां का मॉन्स्टर किंग था, अपने थ्रोन पर बैठा था और मीट को बड़े बेरहमी से खा रहा था। ड्रैक्सन ने उसे तिरस्कार से पूछा कि क्या वह वही नया किंग है जिसने ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया और उसे अनइम्प्रेसिव कहा। पियर्स ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि अगर वह फाइट करना चाहता है तो बता दे, और इनविटेशन का कारण पूछने लगा। ड्रैक्सन ने व्यंग्य में लाफ किया और बताया कि उसे आर्च ड्यूक आर्किन ने उसे परखने भेजा है। पियर्स ने सीधे सीधे आर्च ड्यूक को अनोइंग ओल्ड वैम्पायर कहकर उसका अपमान कर दिया और कहा कि एरन में उसका एग्जाइल भी उसे खुश करने के लिए काफ़ी नहीं था। यह सुनकर ड्रैक्सन रेज में आग बबूला हो गया। उसे भड़काने के लिए उसने एक मीट पीस उसकी ओर फेंका और उसे ऑर्डर किया कि वह उसे लिक करे, और अगर वह ऐसा कर लेता है तो वह उसकी रूडनेस को माफ़ कर देगा। लेकिन पियर्स ने उसके थ्रेट को अनदेखा करते हुए पूछा कि क्या ड्रैक्सन सच में नहीं जानता कि वह यहाँ वाई आया है। ड्रैक्सन ने घमंड से कहा कि वह जानता है कि उसने पवित्र डीमन किंग ट्रेडिशंस का मॉक किया है।
पियर्स ने उसे रोकते हुए कहा कि उन ट्रेडिशंस में यह भी लिखा है कि वे एक दूसरे को किल नहीं सकते। तभी उसने ज़मीन पर ज़ोर से स्टॉम्प किया और भारी इम्पैक्ट से पूरा फर्श क्रैक हो गया। ड्रैक्सन उसकी स्ट्रेंथ देखकर शॉक में आ गया। पियर्स ने तंज किया कि क्या उसने सच में सोचा था कि वह उन रूल्स को मानेगा। ड्रैक्सन को पियर्स से एक भयानक ऑरा महसूस होने लगी और उसे देर से पता चला कि उसने बहुत बड़ी मिसजजमेंट कर दी है। डरते हुए उसने आर्च ड्यूक के आदेश का हवाला दिया कि पियर्स को एक प्रिंसेस किडनैपिंग सुनिश्चित करनी थी और अगर उसने 1 महीने में रिपोर्ट जमा नहीं की तो उसकी अथॉरिटी पर प्रश्न उठेगा। पियर्स ने ठंडे स्वर में कहा कि उसे पहले से अंदाज़ा था एंड फिर बताया कि उसने सच में किडनैप किया है एक राजकुमारी को, और एक ऐसे टोन में कहा कि वह उसे बिल्कुल फिट करती है कि ड्रैक्सन कन्फ्यूज्ड हो गया। पियर्स वहाँ से लौटकर अपने आयरस्ट माउंटेन्स टावर पहुँचा। गॉर्डन ने उसकी ग्रेटनेस की तारीफ की, लेकिन पियर्स ने इसे डाउन प्ले किया और कहा कि अभी उसका विरोधी कुछ नहीं कर सकता। फिर भी उसने तैयारी की नेसेसिटी पर जोर दिया और गॉर्डन को आदेश दिया कि वह राजकुमारी की कंडीशन जांच करे और पता करे कि उसे कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। उसके मन में अन्य डीमन किंग्स की स्थिति को लेकर वरी थी, क्योंकि अगर वे एकजुट हो गए तो यह उसके लिए एक बड़ा ऑब्स्टिकल होगा। उसे स्वीकार करना पड़ा कि ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाने के परिणाम उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक सीरियस थे, लेकिन फिर भी उसने इंसिस्ट किया कि अगर टाइम रिवाइंड हो जाए तब भी वह वही पाथ चुनता, क्योंकि उसके लिए मर जाना उस गार्बेज ट्रेडिशन को बॉ करने से बेहतर था। अब उसने रिजॉल्व किया कि वह पास्ट की मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेगा और इस बार अपनी फाउंडेशन बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करेगा। हालांकि उसे उम्मीद थी कि एक लो रैंकिंग प्रिंसेस को किडनैप करने से उसे बहुत कम एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे, फिर भी उसे यह विकल्प सबसे सेफ लगा। लेकिन उसकी आंखें शॉक से फैल गईं जब उसने अपने पॉइंट्स चेक किए और पाया कि वो 13,000 पॉइंट्स से भी ऊपर जा चुके थे। यह नंबर उसकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा था, जिससे वह एक्सट्रीम अस्टॉनिशमेंट में पड़ गया। उसी समय उसकी थिंकिंग को इंटरप्ट किया टावर ऑफ मॉन्स्टर्स से आए एक वीडियो मैसेज ने। वह सोच में पड़ गया कि यह मैसेज किस बारे में होगा। वीडियो में ड्रैक्सन दिखाई दिया, पियर्स को न्यू डीमन किंग बनने पर कंग्रेचुलेट करते हुए। उसने कहा कि उनकी पहली मुलाकात भले ही ख़राब थी, लेकिन वह गुडविल के तौर पर एक गिफ्ट देना चाहता है। ड्रैक्सन ने पियर्स की एरन में की गई अचीवमेंट्स की तारीफ़ की और पूछा कि कहीं उसकी ट्रेडिशन मॉकिंग किसी बड़ी चीज़ को छुपाने का कवर तो नहीं। पियर्स को महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गलत है। अचानक गॉर्डन कमरे में स्टॉर्म करता हुआ आया, बुरी तरह डर के मारे चिल्लाते हुए कि 4th फ्लोर पर गंभीर समस्या है। पियर्स तुरंत वहाँ पहुँचा और वहाँ का सीन अविश्वसनीय था। वह फ्लोर जो हमेशा एम्प्टी और कोल्ड रहा था, अब एक लश गार्डन में बदल चुका था, फुल ऑफ फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज। टावर की स्थिति देखकर साफ था कि 4थी मंजिल पर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस चल रहा था। इस जादुई गार्डन के बीचों बीच प्रिंसेस खड़ी थी, चारों ओर एलिमेंटल स्पिरिट से घिरी हुई। तभी पियर्स के दिमाग में रियलाइजेशन हुआ कि उसने एक पूरी इकोसिस्टम क्रिएशन मैजिकल टावर के अंदर कर दी है। वह जानता था कि यह फीट सिर्फ वही कर सकता है जो चारों एलिमेंट्स में मास्टरी रखता हो, और महाद्वीप में ऐसा सिर्फ एक ही स्पिरिट एलिमेंटलिस्ट है। उसने प्रिंसेस का सामना किया और कहा कि उसका असली आइडेंटिटी बिल्कुल भी 13th प्रिंसेस जैसी नहीं लग रही। प्रिंसेस मुस्कुराई और बोली कि उसे पता था कि वह उसे एलेना समझ लेगा। पियर्स ने चकित होकर पूछा, तुम हो कौन? उसने अपना नाम रिवील किया, हिल्दरिन, और गर्व से बोली कि वह किंगडम ऑफ हिल्दरिन की फर्स्ट प्रिंसेस है। उधर राज्य में शौक फैल चुका था कि फर्स्ट प्रिंसेस को डीमन किंग ने किडनैप कर लिया है। हिल्दरिन का किंग आग बबूला हो उठा। वह चिल्लाया, धमकाया कि जिसने भी उसकी डॉटर एरनन को छुआ उसका अंजाम खौफनाक होगा। उसने तुरंत स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज़ और पूरी रॉयल आर्मी को तैयार होने का आदेश दे दिया ताकि प्रिंसेस को वापस लाया जा सके और डीमन किंग का हेड काटा जा सके। उधर टावर में प्रिंसेस फिर से पियर्स के पास आई, उसे अपने अर्लियर सवाल की याद दिलाने की, कैन यू हैंडल मी? अब उसे समझ आया कि वह सवाल क्यों पूछा गया था। पियर्स ने कहा कि वह उसके अपीयरेंस से डिसीव नहीं हुआ। उसने पहले भी सुना था कि एक जीनियस एलिमेंटल विच है जो माना से भरी हुई है और इतनी इमेंस एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्ट न करना असंभव था। वह हैरान था कि उसने इसे छुपाया कैसे। प्रिंसेस ने अपना हाथ उठाया और एक रिंग दिखाई, कहते हुए कि यह रॉयल हेयरलूम है जो माना कंसील कर सकता है। प्रिंसेस ने पूछा कि अब जब उसे उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई है, क्या वह उसे वापस भेजने का इरादा रखता है? पियर्स ने फ्लैटली मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वह उसे वापस कर देगा तो सब किंगडम्स उसे मॉक करेंगे और कोई उससे डरेगा नहीं। इससे उसके लिए डिमोनिक एनर्जी कलेक्शन असंभव हो जाएगा, इसलिए चाहे जो हो जाए वह उसे रखेगा। अचानक सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि उस पर इमेंस हॉस्टाइल एंगर डायरेक्टेड है, जिससे उसके पॉइंट्स क्रेजी तरीके से बढ़ते गए और 19,000 पॉइंट्स पार कर गए। अब उसे समझ आया कि पूरा किंगडम उसे किडनैपर मान चुका है
और फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रिंसेस फर्स्ट थी या 13th, अब युद्ध तय है। किंग ने आदेश दिया कि डीमन किंग को किल किया जाए और प्रिंसेस को वापस लाया जाए, लेकिन एडवाइज़र्स कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कल्प्रिट कौन सा डीमन किंग है, इसलिए उन्होंने रिकॉनेसेंस पेट्रोल्स भेजे। किंग एडवाइज़र्स की धीमी पेस पर भड़क गया, उन्हें यूजलेस कहकर डांटा। एक एडवाइज़र ने किंग को याद दिलाया कि हाल ही में नेबरिंग किंगडम के प्रिंस को डीमन किंग ऑफ लस्ट ने किडनैप किया था और हीरोज़ ने उसे मार गिराया था। फिर किसी नए डीमन किंग ने दोबारा ऐसी स्टूपिडिटी कैसे कर दी? एडवाइज़र्स को भी यह बात एक्सट्रीमली स्ट्रेंज लगी। तभी एक सोल्जर आया, ब्रेथलेस, बताते हुए कि टेलीपोर्टेशन मैजिक ट्रेसेस मिले हैं जो नॉर्थ की ओर ईयरजेस्ट माउंटेन्स की डायरेक्शन में जा रहे थे। यह सुनकर राजा और उसके एडवाइज़र्स शॉक में रह गए। एडवाइज़र्स पूरी तरह शॉक्ड हो गए जब उन्हें पता चला कि डेस्टिनेशन ईयरगस्ट माउंटेन्स है, क्योंकि वे पहाड़ तो कॉन्टिनेंट के फार नॉर्थ में स्थित थे जबकि उनका किंगडम एक्सट्रीम साउथ में था। डीमन किंग की टावर में गॉर्डन अपनी वरी एक्सप्रेस कर रहा था कि हिल्दरिन किंगडम की आर्मी जल्द ही पहुंचने वाली है, लेकिन पियर्स अपनी कॉन्फिडेंस फिल्ड स्माइल के साथ बैठा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि हिल्दरिन किंगडम उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। डेंजरस रोड, हार्श क्लाइमेट और बीच में मौजूद मल्टीपल कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें आर्मी की प्रोग्रेस को इम्पॉसिबल बना देती थीं। पियर्स ने कैलकुलेट कर रखा था कि इतने वास्ट डिस्टेंस में ना सिर्फ जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं बल्कि पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इंटरमीडिएट नेशंस किसी फॉरेन आर्मी को अपनी लैंड से पास नहीं होने देंगे, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता था, हायर अ हीरोज़ गिल्ड। किंग ने रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए हीरोज़ गिल्ड से कांटेक्ट करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही गिल्ड हेडक्वार्टर्स में ईयरजस्ट माउंटेन्स का नाम लिया गया, वहाँ पैनिक और हेजिटेशन फैल गया। सभी हीरोज़ ने साफ कह दिया कि वे अपनी लाइव्स रिस्क नहीं करेंगे क्योंकि वो जगह तो हेलिश मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। पियर्स ने इस रिएक्शन को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। वह जानता था कि ये हीरोज़ पैसे के पीछे भागते हैं और एक्सट्रीम डेंजर जोन्स में जाने का रिस्क कभी नहीं लेते। इसी रीज़न से उसने अपना बेस वहीं बनाया था। उसकी टाइट प्लानिंग और एरन के बारे में डीप नॉलेज देखकर गॉर्डन हैरान रह गया, मानो उसका मास्टर वहीं पैदा और बड़ा हुआ हो। किंगडम में किंग गुस्से से चीख उठा कि कोई भी हीरो आगे क्यों नहीं आ रहा। हाउ कैन दे कॉल देमसेल्व्स हीरोज़, वह चिल्लाया, जब वे प्रिंसेस को बचाने तक नहीं तैयार। एडवाइज़र ने समझाया कि एरन रीजन के हीरोज़ बाकी जगहों से अलग हैं। ये लोग मटेरियल प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखते हैं और मिशंस को बहुत सिलेक्टिवली चूज़ करते हैं। टावर के अंदर मीनवाइल पियर्स सिस्टम स्टोर को ऑब्जर्व कर रहा था, जहां ऑप्शंस थे 10,000 पॉइंट्स में स्केलेटन सोल्जर्स खरीदना या फिर डायमेंशनल इंटरफेरेंस कम करना। उसे समझ आ गया कि सूटेबल आर्मी बनाने में बहुत समय और बहुत बड़ी रिसोर्सेज लगेंगी। उसकी डिमोनिक एनर्जी हीरोज़ की आर्मी का सामना करने के लिए काफ़ी नहीं थी। अपने पास्ट लाइफ की वो पुरानी डरावनी फीलिंग उसे फिर से याद आने लगी। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसने गॉर्डन को ऑर्डर दिया कि तुरंत ड्रैक्सन से कांटेक्ट करे, क्योंकि वह अपनी डिमोनिक एनर्जी को ह्यूमन मनी में बेचने का प्लान कर रहा था। गॉर्डन शॉक में दहाड़ पड़ा। डीमोनिक एनर्जी तो हमारा डिवाइन करेंसी है, इससे हम अपनी रेस की लिमिट्स क्रॉस करते हैं, टावर फीचर्स अनलॉक करते हैं, मॉन्स्टर्स समन करते हैं। इसे चीप ह्यूमन मनी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन पियर्स ने काल्मली कहा कि ड्रैक्सन बहुत बड़ी रकम देगा और इसी पैसे से वह वो काम कर पाएगा जो डीमोनिक एनर्जी के बिना मुमकिन नहीं। उसका ध्यान फोर्ट्रेस सिटी होल्टनवर्क की तरफ गया, जो माउंटेन्स के पास थी। डिस्गाइज में एक मर्सनरी आउटफिट पहनकर वह सिटी गेट पहुंचा। गार्ड्स ने उसे रोककर पूछा कि कोई मर्सनरी अकेले ईयरगस माउंटेन्स की तरफ क्यों जा रहा है, क्या वह पागल है? पियर्स ने बिना आर्ग्यूमेंट किए एक गोल्ड पीस बाहर निकाला। गार्ड्स फ्रीज हो गए। उसने विंक करते हुए हिंट दिया, स्प्लिट कर लो, और इंस्टेंटली रास्ता खुल गया। सिटी में प्रवेश करके उसने तय किया कि उसे एक अच्छा गाइड चाहिए। सीन शिफ्ट होता है क्रिम्सन फैल्कन मर्सनरी गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में, जहां मेंबर्स आराम से ड्रिंक कर रहे थे। एक ने कहा कि उन्हें जल्द निकल जाना चाहिए, लेकिन लीडर ने मना कर दिया। उसके हिसाब से यह जगह परफेक्ट थी। सोल्जर्स लड़ाई करते रहेंगे और हम बस बैटल स्पॉइल्स कलेक्ट करेंगे, उसने हंसकर कहा। कॉन्वर्सेशन रूमर्स पर आ गई। न्यू डीमन किंग और हिल्दरिन प्रिंसेस का किडनैपिंग। एक ने इसे फेक न्यूज़ कहा क्योंकि रियल डीमन किंग्स हमेशा अपनी टावर्स ऐसी जगह बनाते हैं जहां हीरोज़ आसानी से पहुंच जाएं। हीरोज़ गिल्ड के रिफ्यूज़ल पर भी उन्होंने मजाक किया। ये सब सिर्फ मनी एक्सटॉर्शन का तरीका है। लीडर ने सहमति जताई, कहते हुए कि लोग पैसे के लिए कितनी स्टूपिडिटी कर सकते हैं। अचानक पियर्स उनके लीडर के पीछे खड़ा मिला। मर्सनरीज डर के मारे उछल पड़े। इस आदमी ने हमें अप्रोच कैसे कर लिया? पियर्स ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा कि उन्हें तो हर मैटर की पूरी जानकारी है, इसलिए वही उसके बेस्ट गाइड्स होंगे। उसने आदेश दिया कि सिर्फ एक रुके और बाकी सब निकल जाएं। मर्सनरीज ने उसे थ्रेट समझकर अटैक किया और कसम खाई कि वो उसे अलाइव बाहर नहीं जाने देंगे।
पियर्स ने एक्सट्रीम स्किल के साथ काउंटर किया और हर हमले को क्रशिंग फोर्स से रोका। एक मर्सनरी ने उसे पीछे से एम्बुश करने की कोशिश की, लेकिन पियर्स ने लाइटनिंग स्पीड से उसका अटैक ब्लॉक कर दिया। वो दुश्मन शॉक्ड था कि पियर्स ने उसका हैवी हैमर इतनी आसानी से पकड़ लिया। कुछ ही पलों में पियर्स चारों तरफ से मर्सनरीज से घिर गया, जिनके हाथों में लोडेड क्रॉसबोज थीं। लेकिन पियर्स ने फाइट जारी रखी और एक ह्यूज दुश्मन को उठाकर बाकी मर्सनरीज की तरफ थ्रो कर दिया। उनका लीडर डर गया और ट्रेम्बलिंग वॉइस में उसे मॉन्स्टर कहने लगा, क्योंकि पियर्स ने उसके साथियों को कंप्लीट ईज के साथ ख़त्म कर दिया था। बिल्डिंग के बाहर कुछ मर्सनरीज ने डिस्पेयर में पूछा कि वो लोग अब तक फाइट क्यों कर रहे हैं, और दूसरे हैरान थे कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी उन्हें टायर्डनेस क्यों फील नहीं हो रही। जब पियर्स ने आखिरी मर्सनरीज को भी ख़त्म कर दिया, वो लीडर के पास पहुंचा। वो धीरे धीरे चलते हुए ग्लोइंग आइज़ के साथ बोला कि अगर लीडर उसके सवालों का जवाब दे दे तो वो उसकी लाइफ स्पेयर कर देगा। लीडर डर से कांप रहा था और तुरंत मर्सी की भीख मांगते हुए मान गया। पियर्स ने उससे स्लेव मार्केट का लोकेशन पूछा। लीडर उसे एक लग्जूरियस पैलेस तक ले गया जहां ह्यूज आयरन गेट था। पियर्स ने देखा कि वहां सिर्फ ह्यूमन स्लेव्स बेचे जाते हैं। लीडर ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या यह उसे पसंद नहीं आया। पियर्स ने पूछा कि क्या इस जगह में कुछ रेयर चीज़ें नहीं होती, और उसने एक बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स उसकी तरफ फेंक दिया। सिल्वर के कॉइन्स दिखते ही लीडर का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया और उसने उसे मार्केट के दूसरे सेक्शन की तरफ ले जाना शुरू किया। रास्ते में पियर्स ने बिटर टोन में सोचा कि ह्यूमंस और डीमंस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ह्यूमंस को सिर्फ मनी चाहिए और डीमंस को सिर्फ एनर्जी। आखिरकार वो लोग अंडरग्राउंड डंजन्स तक पहुंचे जहां लीडर ने रास्ता दिखाया। पियर्स को याद आया कि गॉर्डन ने उससे पूछा था कि वो ह्यूमन मनी का क्या करेगा। तब पियर्स ने बताया था कि वो स्लेव्स खरीदेगा, लेकिन ह्यूमंस नहीं, बल्कि वो दूसरी रेसेस जिन्हें ह्यूमंस पकड़कर बेचते हैं। उसका लक्ष्य एक ऐसा एल्फ ढूंढना था जो अपनी इंटीग्रिटी के लिए प्रसिद्ध है, जिससे वो ह्यूमंस के हीरोज़ की रैंक्स में केओस फैला सके। उधर किंगडम में हीरो हेलेन कारगिल पहुंचा, जहां किंग ने उसे वार्म वेलकम दिया और विश्वास जताया कि वो मिशन को स्वीकार करेगा। हेलेन ने भी बोल्ड वर्ड्स में वादा किया कि वो प्रिंसेस को बचाएगा और डीमन किंग का हेड जस्टिस के नाम पर लेकर लौटेगा। दूसरी तरफ स्लेव मार्केट में मर्चेंट ने पियर्स से पूछा कि उसे किस तरह का स्लेव चाहिए। पियर्स ने एक डिटेन्ड एल्फ की तरफ इशारा किया और बोला कि वो उसे खरीदना चाहता है और उसकी पेमेंट मर्सनरी लीडर करेगा। लीडर शॉक्ड था, लेकिन पियर्स की टेरिफाइंग लुक देखकर तुरंत मान गया। पियर्स ने मर्चेंट से कहा कि वो रूम खाली कर दे क्योंकि उसे कुछ चेक करना है। मर्चेंट ने वार्निंग दी कि एल्फ शायद वाइल्ड हो सकता है, लेकिन पियर्स ने काल्म वॉइस में एश्योरेंस दिया कि अगर कोई हार्म हुआ तो वो प्राइस पे करेगा। जब पियर्स ने चेंड एल्फ को देखा, उसे गुस्सा आया कि ह्यूमंस ने इतने नोबल क्रीचर को किस तरह की मिजरी में बदल दिया। एल्फ ने महसूस किया कि पियर्स से डिमोनिक एनर्जी आ रही है और पूछा कि एक डीमन को एक एल्फ में इंटरेस्ट क्यों है। पियर्स ने उसे ह्यूमंस से रिवेंज का मौका दिया। एल्फ ने कहा कि ऑफ़र टेम्पटिंग है, लेकिन वो डीमंस पर वैसे ही ट्रस्ट नहीं कर सकता जैसे ह्यूमंस पर नहीं करता। पियर्स ने कहा कि वो डिफरेंट है और उसने एक डील ऑफ़र की, 50 ईयर्स की लॉयल्टी बदले में सेफ्टी और फ्रीडम। उसने बताया कि एल्फ्स के लिए 50 ईयर्स कोई बड़ी बात नहीं है और ये ह्यूमिलिएशन झेलने से कहीं बेहतर है। एल्फ ने रिफ्यूज़ किया और शार्पली कहा कि डीमंस वर्ल्ड ट्री को नष्ट करना चाहते हैं जिसे एल्व्स सर्व करते हैं, और अगर ट्री नष्ट हुआ तो वर्ल्ड भी नष्ट होगा। उसने पूछा कि वो एक ऐसे क्रीचर पर ट्रस्ट कैसे करे जो उसकी दुनिया को ख़त्म करना चाहता है। पियर्स ने महसूस किया कि एल्फ बिल्कुल सही कह रहा है। एल्फ से हेल्प मांगना सच में अजीब था। तब पियर्स ने डीमन किंग स्टैंडर्ड्स पर ओथ लिया कि वो अपने वादे से नहीं हटेगा और वर्ल्ड ट्री को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। डीमंस के लिए यह ओथ उतना ही सेक्रेड था जितना एल्फ्स के लिए वर्ल्ड ट्री। बदले में उसने ग्रेनाडा ऑफ द मेपल ट्राइब से कहा कि वो वर्ल्ड ट्री की कसम पर 50 साल की लॉयल्टी की ओथ ले। ग्रेनाडा स्टन्ड था कि एक डीमन ऐसा सेक्रेड एक्सचेंज प्रस्ताव कर रहा है, पर उसने एक शर्त रखी कि वो तभी ओथ लेगा जब वो डीमन किंग को अपनी आंखों से देख ले। तभी पियर्स ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील की कि वही डीमन किंग है। ग्रेनाडा शॉक्ड और डिसबिलीफ में था। उसने मॉक करते हुए कहा कि कोई डीमन किंग खुद स्लेव खरीदने क्यों आएगा जबकि उनका पावर अपनी टावर से दूर कम हो जाता है। उसने चैलेंज किया कि अगर पियर्स सच में डीमन किंग है तो वो साबित करके दिखाए, और अगर ये साबित हो गया तो वो 50 नहीं बल्कि 100 ईयर्स की लॉयल्टी देगा। अगले ही पल सीन बदल गया। ग्रेनाडा ने खुद को अचानक पियर्स टावर के 5th फ्लोर पर खड़ा पाया। पियर्स ने काम वॉइस में कहा कि अब उसे अपने 100 ईयर प्रॉमिस को याद रखना चाहिए। ग्रेनाडा स्टन्ड रह गया क्योंकि अब उसे सच में विश्वास हो चुका था कि वो एक सच्चे डीमन किंग के सामने खड़ा है।
और तब ग्रेनाडा को फाइनली एहसास हुआ कि वो एक रियल डीमन किंग के सामने खड़ा है। ग्रेनाडा ने तुरंत टावर की एम्प्टीनेस प्रॉब्लम पर शिकायत करनी शुरू कर दी। पहले 3 फ्लोर्स बिल्कुल खाली, जैसे अबैंडन्ड बिल्डिंग। 4th फ्लोर देखकर तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वहाँ सिर्फ नेचर थी, कोई डेंजरस मॉन्स्टर्स ही नहीं। वो पियर्स से ऑलमोस्ट सार्केस्टिकली पूछ बैठा कि ऐसी ब्रोकन टावर से हीरोज़ को रोकने का क्या प्लान है। ग्रेनाडा ने हत्ता कि कहा कि इस हाल में तो वो 1 ईयर भी सर्वाइव नहीं करेगा और इस तरह की जगह पर वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तब पियर्स ने एकदम से अपनी रॉ डिमोनिक एनर्जी रिलीज़ की। ऐसा प्रेशर कि ग्रेनाडा का सांस रुक गया। उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिला दिया, वो एंशंट पैक्ट जो उनके बीच हुआ था। ग्रेनाडा का पूरा शरीर पैरालाइजिंग फियर से जम गया। तब उसे सच में समझ आया कि ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं, ये ट्रू डीमन किंग है। ग्रेजुअली ग्रेनाडा को एक और टेरिफाइंग बात समझ आए। टावर चाहे खाली हो, लेकिन ये एयरजस्ट माउंटेन्स के बीच में था, जहाँ डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर्स घूमते हैं। फिर भी उन्होंने आते वक्त एक भी मॉन्स्टर उन पर अटैक नहीं किया। मतलब वो मॉन्स्टर्स भी इस डीमन किंग से टेरिफाइड थे। रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए ग्रेनाडा ने ग्रेट वर्ल्ड ट्री के नाम पर लॉयल्टी की ओथ ली और 100 ईयर्स की सर्विस का वादा किया। पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि शायद डीमन किंग यूज कोई इविल रिवेंज प्लान देगा। लेकिन पियर्स ने जो पहला काम दिया, उसने सब एक्सपेक्टेशंस तोड़ दिए। उसने कहा, ग्रेनाडा मेरे लिए मील प्रिपेयर करो। एल्फ को तो समझ ही नहीं आया कि वो ये किचन ड्यूटी क्यों कर रहा है। वो वेजिटेबल्स कट करते हुए कंफ्यूज था कि ये किस तरह का डीमन किंग है जिसे इविल स्कीम्स के बजाय घर का खाना चाहिए। तब प्रिंसेस एरनान भी किचन में आ गई, हैप्पीली ऑफर करते हुए कि वो हेल्प करेगी। एल्फ की कन्फ्यूजन डबल लेवल पर पहुंच गई। सब लोग 5th फ्लोर के डाइनिंग रूम में गए, जहां एक बाउंटीफुल टेबल लगा था। ग्रेनाडा ने फाइनली हिम्मत करके पूछा कि ये लड़की कौन है। पियर्स ने कॉमली बताया, ये हिल्डरिन फर्स्ट क्राउन प्रिंसेस है। ग्रेनाडा ने शॉक में लिटरली चिल्लाते हुए कहा, आपने क्राउन प्रिंसेस को किडनैप कर लिया? व्हाट इज हैपनिंग? वो फिर से टावर की यूजफुलनेस पर क्वेश्चन करने लगा, आस्किंग हाउ दिस एम्प्टी टावर कुड स्टॉप फ्यूचर हीरो अटैक्स। लेकिन पियर्स को कोई टेंशन नहीं थी। उसने बस ऑर्डर दिया, बैठो, ईट। तुम्हें मैंने यहीं के लिए बाय किया, तुम्हारी कुकिंग स्किल एक्सलेंट है। प्रिंसेस भी स्माइलिंग बैठी थी और एल्फ तो प्योर सरियल कन्फ्यूजन में डूब गया। फाइनली ग्रेनाडा ने पूछा कि क्या पियर्स चाहता है कि वो हीरोज से 4th फ्लोर पर लड़े। पियर्स ने मना कर दिया। अगर हीरोज 4th फ्लोर तक आ गए तो गेम ऑलरेडी ओवर, बिकॉज हीरोज को एयरजेस्ट माउंटेन्स क्रॉस करना ही इम्पॉसिबल है। उसके बाद पियर्स ने अपना एक्चुअल प्लान बताया। वो ग्रेनाडा को स्पाई बनाना चाहता था, जिसे हमन वर्ल्ड में जाकर उनके बिहाफ में अनरेस्ट क्रिएट करनी होगी। पर इससे पहले एक टेस्ट ज़रूरी था। उससे ग्रेनाडा की ट्रू स्किल्स देखनी थी। ग्रेनाडा हैरान था कि वो डीमन किंग को टावर में कैसे हरा सकता है। पियर्स ने कंडीशन दी, वो सिर्फ 1 हैंड यूज़ करेगा और नो डिमोनिक एनर्जी। और अगर ग्रेनाडा जीत गया तो कॉन्ट्रैक्ट से 50 ईयर्स माइनस। एल्फ ने एक्साइटेड होकर चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये उसका बेस्ट चांस था। ड्यूल शुरू हुआ, सुपर फास्ट मूवमेंट्स, स्विफ्ट अटैक्स। पियर्स ने अप्रिशिएट किया कि स्लेवरी के बावजूद ग्रेनाडा की एजिलिटी इंटैक्ट थी। उसने उसकी मना एब्जॉर्प्शन या एनहांस्ड एबिलिटी पर कमेंट किया कि ये एल्फ्स के लिए परफेक्ट फिट था। ग्रेनाडा ने एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक किया, दिखाते हुए कि वो एक नॉर्मल एल्फ से ज़्यादा पावरफुल था। उसने प्लांट रूट से पियर्स का फुट बेंड कर दिया। उसे लगा ये गोल्डन चांस है अपने 50 साल वापस लेने का। पर जैसे ही उसने फाइनल स्ट्राइक किया, पियर्स की सप्रेस्ड बट टेरिफाइंग ट्रू पावर ऑरा उस पर टपक पड़ी। वह फ्रोजन फियर। यूज़ याद आया कि वो किसके सामने खड़ा है। पियर्स ने काल्म टोन में बोला कि वो डिमोनिक एनर्जी यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ इतना पावर कंट्रोल करेगा कि ग्रेनाडा मारे ना। एल्फ ने पैनिक में मना करने की कोशिश की, लेकिन एक पावरफुल पंच ने फाइट खत्म कर दी। सीन शिफ्ट हुआ हॉटन वॉक सिटी में, क्रिम्सन फैल्कन मर्सनरी HQ। इस बार जब पियर्स आया, सब मर्सनरीज ने वार्म वेलकम दिया। वो प्राउडली कह रहे थे कि उनके लिए ये ऑनर है कि वो वापस आए। पियर्स ने उनकी सर्विसेज को 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करने का ऑफर दिया। लीडर ने इंस्टेंटली अग्री किया, बस बजट पूछा। पियर्स ने एक हैवी गोल्ड बैग उनके सामने फेंक दिया कि एक मेंबर पीछे से ग्रम्बलिंग कर रहा था कि उनका लीडर उस आदमी को फ्लैटर कर रहा है जिसने उनको पीता था। लेकिन गोल्ड देखते ही सबकी लॉयल्टी और मर्सनरीज ने अपनी इटर्नल लॉयल्टी का वादा किया, कहकर कि वफादारी उनकी कोर ट्रेट है। लेकिन उनके लीडर पियर्स के दिल में एक सीरियस थॉट चल रहा था कि शायद वो उन्हें फ्यूचर में रिप्लेस कर दे। उसने उन्हें ऑर्डर दिया कि जो आदमी उसके साथ चल रहा है उसे भी अपनी मैड टीम में शामिल करें, और समझाया कि अब से वो आदमी उसके डायरेक्ट ऑर्डर्स उन तक पहुंचाएगा, जिससे मर्सनरीज पहले थोड़े कंफ्यूज्ड और हेजिटेंट हो गए। तब ग्रेनाडा आगे बढ़ा और अपना सिंपल इंट्रोडक्शन दिया। उसकी स्मैश्ड सी फेस देखकर मर्सनरीज के चेहरों पर मिजरी और टीयर्स आ गए और वो उससे गले मिल गए जैसे कोई लॉस्ट ब्रदर वापस आ गया हो। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि पियर्स ने जैसे ग्रेनाडा को मारा था, वैसी ही पाउंडिंग उन्होंने भी कई बार सही थी। पियर्स ने सोचा कि ये मर्सनरीज भले ही एवरेज दिखते हो, पर ये आयरस्ट रीजन के प्रोफेशनल फाइटर्स हैं और उन्हें रिप्लेस करना ईजी नहीं। और जो इकलौती हीरो हिल्डरिन किंगडम की रिक्वेस्ट पे आई थी वो थी हेलन कारगिल, वही हेरोइन जिन्होंने डीमन किंग ऑफ लस्ट को हराया था। पियर्स ने मर्सनरीज को अपना न्यू लीडर कहकर एड्रेस किया और अपनी पहली मिशन डिटेल रिवील की, हीरो हाईलैंड कारगिल के मैटर की डीप इन्वेस्टिगेशन। मर्सनरीज ने फुल एंथुजियाज्म के साथ अपनी टोटल ओबीडियंस डिक्लेयर की।
अपने टावर वापस जाते हुए पियर्स ने नेक्स्ट स्टेप पर सीरियस प्लानिंग की। हीरो का काम ग्रनाडा को देकर अब वो अपनी पर्सनल पावर बढ़ाने का प्लान बना रहा था, क्योंकि उसने अपने सारे डिमोनिक एनर्जी पॉइंट्स बेच दिए थे जो यूजुअली टावर या किंग को पावर बूस्ट देते। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था, सोल फ्लावर का इस्तेमाल। सोल फ्लावर एक मना क्रिस्टल होता है जो नेचर की एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हम अपने ईटर को इमेंस पावर देता है। पियर्स ने सोचा कि ईयर माउंटेन्स का नेचर अभी भी वर्जिन है, क्योंकि माना स्टॉर्म्स और मॉन्स्टर्स ने ह्यूमंस को वहाँ से कम्प्लीटली अवे रखा है। वहाँ के सोल फ्लावर्स बहुत सालों से मना अब्जॉर्ब कर रहे होंगे, इसलिए उनका मना प्योर और पोटेंट होगा। उसके लिए वो माउंटेन्स एक हिडन ट्रेजर जैसे थे। गॉर्डन ने वार्निंग दी कि बिना प्रिपरेशन के जाना एक नीडल हंट जैसा होगा और मॉन्स्टर्स उन्हें देखते ही अटैक करेंगे। पियर्स ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा कि मॉन्स्टर्स उसके लिए ईजी टारगेट्स हैं, पर फ्लावर्स ढूंढना मुश्किल होगा जब तक उसके पास एक एक्सेलेंट माना डिटेक्टर ना हो। उनकी बात सल्तनत में ही थी कि दरवाजे पर लाइट नॉक हुआ। प्रिंसेस अर्नन ने अपना क्यूट ब्लू स्लाइम सर पर बिठाकर अंदर झांका और पूछा क्या वो बिजी हैं। पियर्स और गॉर्डन दोनों शॉक्ड रह गए। प्रिंसेस खुशी से भागती हुई एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ खेलने लगी, जैसे उन्हें देखकर उसका इनर चाइल्ड फुली अवेकेंड हो गया हो। उसने पियर्स को याद दिलाया कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो 4th फ्लोर को अपनी मर्जी से डेकोरेट फ्रीली कर सकती है। पियर्स हैरान रह गया देखकर कि प्रिंसेस ने ऑलरेडी पूरा फ्लोर अपने टेस्ट से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उससे लगने लगा कि एक डिमन किंग की टावर डेकोरेट करने का आइडिया ही क्रेजी है। प्रिंसेस शर्माते हुए बोली कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूज टावर से बाहर जाने की परमिशन मिलेगी, पर वो ये चेक करने आई थी कि सब ठीक चल रहा है। पियर्स ने बिना वार्निंग के उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा कि टाइट होल्ड करो, और तुरंत हाई स्काई में फास्ट फ्लाइट लेकर निकल गया। प्रिंसेस ने ऊपर से दुनिया देखी और उसकी आंखें अमेजमेंट से वाइड ओपन हो गई। उसने कभी इतनी ब्यूटीफुल सीनरी नहीं देखी थी, क्योंकि जब वो किडनैप हुई थी तब सब कुछ डार्क था। सनराइज और क्लाउड्स का व्यू देखकर वो बोल उठी, ये वर्ल्ड कितना वास्ट और मैजिकल है। उसने अपनी डुल पैलेस लाइफ याद की, जहां हार्ड इन ट्रेनिंग और स्टडीज़ का सेम रूटीन होता था। उसने कहा कि शायद वो पहली इंसान है जो ईरेस्ट माउंटेन्स के ऊपर से स्काई ट्रैवल कर रही है। पियर्स को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और सीधे टास्क पर फोकस करने को कहा। प्रिंसेस ने रिक्वेस्ट की कि वो यूसी उसके नाम अर्नन से बुलाए, क्योंकि वो दोनों बहुत वक्त टुगेदर स्पेंड करने वाले हैं। पियर्स ने हाँ तो बोल दी, पर साथ ही उसे स्कोल्ड कर दिया कि अपनी पोजीशन भूलने पर उसे अंडरग्राउंड प्रिजन भेज दिया जाएगा अगर उसने स्पिरिट्स से सर्च शुरू नहीं की। दरकर अर्नन ने अपने वाटर और विंड स्पिरिट्स को यूज़ किया और मना फील्ड को एक्टिवली स्कैन करना शुरू किया। पियर्स ने सोचा था कि सर्च लंबे टाइम तक चलेगा, पर उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि स्पिरिट्स उसे मच फास्टर काम करेंगी। अचानक अर्नन चीख उठी, मिल गया, आई फाउंड समथिंग। पियर्स ने तुरंत स्पेसिफाइड लोकेशन पर लैंडिंग की और देखा कि फ्लावर के आसपास मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। वो बोला, लगता है इस जगह पर हमसे पहले ही कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट्स आ गए। तब एक ग्रुप ऑफ ह्यूज मॉन्स्टर्स सामने आया और पियर्स ने प्रिंसेस को कामली बताया कि ये मॉन्स्टर्स एक डिमोनिक टाइप के हैं। पियर्स ने गस के साथ मॉन्स्टर्स को वार्न किया कि वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करें, डीमन किंग के रूप में उसका रिस्पेक्ट करें, फ्लावर को टच ना करें और तुरंत यहाँ से लीव हो जाएं। लेकिन मॉन्स्टर्स ने उसकी बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो किसी डीमन की कमांड्स नहीं मानते, उन्हें डीमंस पसंद नहीं, और अगर पियर्स ने इंटरफियरेंस की तो वो यूज़ किल कर देंगे। पियर्स ने उनकी स्टुपिडिटी देखकर सार्कास्टिक लाफ किया, सोचा कि गॉर्डन सही था। मॉन्स्टर से लॉजिकल थिंकिंग की उम्मीद रखना बिगेस्ट मिस्टेक था। उसने ठंडी सी स्माइल के साथ डिसाइड किया कि अब वो सबको बर्न करेगा और उन्हें एशेज में बदल देगा। मॉन्स्टर्स ने एक साथ वायलेंट स्क्रीम के साथ अटैक स्टार्ट किया, जैसे वो अपनी सो कॉल्ड टेरिटरी को लास्ट ब्रेथ तक प्रोटेक्ट करना चाहते हों। बैटल की बिगिनिंग ही पेन भरे स्क्रीम्स और बर्निंग स्मेल से हो गई, एज इफ पूरा एरिया एक जायंट बैटलफील्ड बन गया हो। मॉन्स्टर्स बार बार पियर्स पर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे थे, एंगर और मैडनेस से फिल्ड, पर पियर्स हर अटैक को फायर से ओब्लिटरेट कर रहा था। एक मॉन्स्टर ने ऑर्डर्स दिए कि सबसे पहले वीकेस्ट को हिट करो, और उसने सीधा एर्दन की तरफ पॉइंट किया। डजन्स मॉन्स्टर्स एर्दन की तरफ फुल फोर्स में रश कर गए, पर पियर्स ने उन पर इतना स्कॉर्चिंग फ्लेम फायर किया कि वो सब एक मोमेंट में फिनिश हो गए। एर्दन याद करते हुए कि बुल ट्राइब के ऑक्स अगर मिलकर लड़ते हैं तो वो ओग्रेस को भी टेक डाउन कर देते हैं, लेकिन यहाँ वो देखती रही कि मॉन्स्टर्स पियर्स के पावर के सामने अप्रोच तक नहीं कर पा रहे थे। पियर्स ने इतनी इंटेंस डिमोनिक एनर्जी रिलीज की कि पूरा बैटलफील्ड उसकी डिस्ट्रक्टिव ऑरा से शेक होने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सीन टोटल डिस्ट्रक्शन में बदल गया, जहां सिर्फ पियर्स डेड बॉडीज के बीच खड़ा था। एर्दन की नज़र एक रूबी स्पिरिचुअल फ्लावर पर पड़ी, जिसमें वाटर और आइस दोनों एलिमेंट्स का प्योर मना ग्लो हो रहा था। पियर्स ने उससे वार्न किया कि ज़्यादा ग्रीडी मत बनो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस हैवी ट्रबल ला सकते हैं। फिर भी उसने प्रॉमिस किया कि अगर फ्यूचर में और फ्लावर्स मिल गए तो वो एर्दन को एक फ्लावर रिवॉर्ड में देगा। ये सुनकर एर्दन की आइज एक्साइटमेंट से शाइन करने लगी, जिस पर पियर्स ने सार्कास्टिकली रिमार्क किया कि ह्यूमंस हमेशा रिवॉर्ड सुनकर ही हैप्पी होते हैं। बदकिस्मती से एर्दन को और कोई फ्लावर नहीं मिला, चाहे उसने एक्सट्रीम एफर्ट लगाकर सर्च ही क्यों ना किया हो। बाद में दोनों पियर्स के टॉल टावर में वापस आए,
जहाँ पियर्स ने आरॉन के बारे में सोचा कि वो हिल्डेरिन की फर्स्ट प्रिंसेस है जो उसके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। गॉर्डन टूरेंट आया और बताया कि ग्रानाडा से अर्जेंट मैसेज मिला है, हीरो हाईलैंड कारगिल और 32 हीरोज़ कैपिटल छोड़ चुके हैं, लेकिन वो अर्गेस्ट माउंटेन्स की तरफ नहीं जा रहे। इंस्टेड वो क्लासिक हीरो रूट फॉलो कर रहे हैं, टीम बनाना, विलेजर्स की क्वेस्ट्स करना और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ ग्रो करना। गॉर्डन ने मल्टीपल अल्टरनेटिव प्लान्स पियर्स को दिए और कहा कि उन्हें केयरफुली रिव्यू करें। पर पियर्स ने सब प्लान्स असाइड फेंक दिए, जिससे गॉर्डन शॉक में आ गया। पियर्स ने डिक्लेयर किया कि वो हीरोज़ के पाथ में कोई मॉन्स्टर्स या ऑब्स्टिकल्स सेंड नहीं करेगा। उसका लॉजिक सिंपल था, वीक ऑब्स्टिकल्स सिर्फ हीरोज़ को स्ट्रॉन्गर बिल्ड करते हैं। इसलिए गॉर्डन को ऑर्डर दिया कि यह मैसेज ग्रेनाडा को दे और खुद मर्सनरीज के साथ हीरोज़ के नियर जाके उनका ट्रस्ट गेन करे। गॉर्डन टेंशन में बोला कि ये प्लान ट्रेडिशनल डीमन किंग स्टैंडर्ड से बिल्कुल ऑपोजिट है। पियर्स ने उसे रीअश्योर किया कि वो अपना टावर रीइंफोर्स करेगा, पर एक ड्वार्फ की हेल्प से। गॉर्डन ने प्रोटेस्ट किया, कहकर कि ड्वार्फ एल्फ और ह्यूमन का कॉम्बो टावर में क्लाउन लाइक इमेज देगा। पियर्स ने उसकी कंप्लेंट पर स्कॉफ किया और एक्सप्लेन किया कि वो ड्वार्फ पर नहीं बल्कि ड्वार्फ्स के मैजिकल टूल्स पर डिपेंड करेगा। उसका ईविल आइडिया ये था, हीरोज़ को यूजुअली फर्स्ट फ्लोर पर वीक मॉन्स्टर्स मिलते हैं, पर इस बार उन्हें डोजन्स ड्वार्विक कैनन्स फेस करने मिलेंगे जो उन्हें कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड लगेगा। गॉर्डन को रियलाइज़ हुआ कि हीरोज़ इसका बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। वो डिस्पेयर में हेड शेक कर रहा था कि पियर्स का प्लान हर स्टैंडर्ड से बहुत दूर डिविएट करता है। अचानक गॉर्डन पैनिक में चिल्लाया कि एक और किडनैपिंग अभी अभी हैपेंड है। सीन इमीडिएटली शिफ्ट हो गया वुल्फनीर सिटी पर, अंडरग्राउंड ड्वार्वन किंगडम का हार्ट।